नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। आज ताल ठोके में शाम 5 बजे बहस इस मुद्दे पर कि क्या शरई अदालत से बचेगी मौलानाओं की दुकान। 1 घंटे बाद शाम 6 बजे ताल ठोके स्पेशल एडिशन में देखिए कि क्या मोदी के मिशन 2019 पर उनके ही मंत्री ग्रहण लगा रहे हैं क्या 1 घंटे बाद। लेकिन इस वक्त की बहस अपनी दुकानदारी खत्म होने से नाराज मौलानाओं की नई चाल पर। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया। सरकार ने बिना मर्दों के महिलाओं के लिए हज यात्रा को इजाजत दे दी। निकाह हलाला और पॉलीगैमी बहु विवाह का मामला अभी अदालत में है। यानी कि मौलानाओं की दुकानदारी जो है वो खतरे में है जब पर्सनल लॉ से जुड़े तमाम गैर कानूनी प्रावधानों पर जो संविधान सम्मत नहीं है उन पर तलवार लटकी हुई है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर में शरई अदालतों की स्थापना करने की कोशिश में जुट गया है। यह बहुत सीरियस मैटर है। जो देश संविधान के आधार पर चलता है, संविधान जहां पर सर्वोच्च है, वहां पर हर जिले में शरई अदालत खोलकर पर्सनल लॉ बोर्ड क्या संदेश देना चाहता है? क्या वो देश में समानांतर न्याय व्यवस्था कायम करना चाहता है? क्या उसे देश के संविधान पर भरोसा नहीं है क्या? करीब 40 दिन पहले आपको याद होगा जी न्यूज पर हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से यूपी के कुछ जिलों में तालिबानी बुर्का यानी कि शटल कॉक बुर्का को बढ़ावा दिया जा रहा था, उस सोच को बढ़ावा दिया जा रहा था। उस मुद्दे पर भी हमने ताल ठोक के बहस की थी और अब उसी रास्ते पर चलते हुए शरई अदालतों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। सवाल सीधा सा है कि देश संविधान से चलेगा या शरिया से? ताल ठोक के बड़े सवाल, देश संविधान से चलेगा या शरिया से, यह सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, जब सेकुलर संविधान तो फिर शरिया का क्या काम? क्या शरई अदालत से बचेगी मौलानाओं की दुकान जो खतरे में है इस वक्त? शरई अदालत के खिलाफ फतवा कब आएगा? कब मौलाना जागेंगे शरई अदालतों के खिलाफ जो महिला विरोधी अदालतें? सवाल यह भी कि क्या शरई अदालत भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश है क्या? इस्लामिक राज यहां पर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है क्या? चर्चा की शुरुआत, उससे पहले रिपोर्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हिंदुस्तान की अदालतों में करोड़ों मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं। जो इस्लाम के मुताबिक फैसला चाहते हैं, शरीयत के मुताबिक फैसला करना चाहते हैं, उनको सुकून हासिल होगा, इत्मीनान होगा और हुकूमत से हमदर्दी पैदा होगी। तो मुसलमानों के जो रोज़मर्रा के झगड़े हैं, मसाइल हैं, उनको निपटाने के लिए, उनमें आपस में सुलह कराने के लिए या तय कराने के लिए एक काजी को मुकर्रर किया जाता है और वो मुसलमानों के मसाइल का हल निकालता है कुरान और हदीस और शरीयत की रोशनी में। मेरा अपना निश्चित मत है कि भारत को भारत के संविधान के अनुसार संचालित किया जाना चाहिए। इसके अलावा और कुछ स्वीकार्य नहीं। हाँ, किसी की व्यक्तिगत निष्ठा, किसी की व्यक्तिगत आस्था धर्म के अंदर है, वो अपने धर्म के अंदर क्या करना चाहता है वो तब तक वो कुछ कर सकता है जो संविधान के दायरे में। हम पहले से बात कहते आए हैं कि शरिया कोर्ट्स होने चाहिए। आज जिसकी वजह से शरिया कोर्ट ना होने की वजह से लोगों को दर दर भटकना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि हर शहर में, एक नहीं, हर शहर में कम से कम आबादी के लिहाज से 2 या 3 शरिया कोर्ट्स होने चाहिए। शरिया अदालत खोलने से या दारुल क़ज़ा खोलने से उससे बोझ कम होता है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ आपको बता दें, बड़ा पैनल है आज। प्रेम शुक्ला मेरे साथ हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, राजनीति में आने से पहले पत्रकार रहे हैं। प्रेम शुक्ला साहब, आपका स्वागत है। मेरे साथ फरहा फैज जो कि ट्रिपल तलाक में याचिका करता है और राष्ट्रवादी मुस्लिम महिला संघ के अध्यक्ष भी हैं। आपका स्वागत है फरहा फैज। मेरे साथ फहीम बेग जो कि इस्लाम धर्म के जानकार हैं, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं। फहीम बेग साहब, आपका भी स्वागत। मेरे साथ डॉक्टर जीनत शौकत अली, सामाजिक कार्यकर्ता, विजडम फाउंडेशन में डायरेक्टर जनरल हैं। डॉक्टर जीनत शौकत अली, आपका भी स्वागत। मेरे साथ शहजाद पूनावाला जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस में सचिव रह चुके हैं, कई अखबारों में राजनीतिक मुद्दों पर प्रमुखता से लेख लिखते हैं। शहजाद, आपका भी स्वागत। मेरे साथ गीता भट्ट जो कि आरएसएस समर्थक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। गीता जी, आपका भी स्वागत। इसके अलावा मेरे साथ मौलाना अब्दुल रहमान आबिद जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुस्लिम राबिता काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हैं। आबिद साहब, आपका भी स्वागत है।
सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आबिद साहब आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि ये शरई अदालत का जो कॉन्सेप्ट अब लाने की कोशिश की जा रही है, बयान आपने सुना होगा। मेरा सवाल सर ये है, संविधान पर से क्या भरोसा उठ गया है इसलिए शरिया अदालतों में लोग आए, ऐसी बात की जा रही है, या आपको खुद महसूस हो रहा है कि लोग आ नहीं रहे हैं, कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, कुछ अविश्वास है आपकी कम्युनिटी के लोगों के अंदर ही कि यहां न्याय नहीं मिल सकता भैया, इसलिए हम लोग कोर्ट्स में जाएंगे वहीं न्याय मिलेगा? ये अपील करने की जरूरत क्यों पड़ी आबिद साहब? अमन साहब, असल में मसला क्या है कि मौलानाओं की दुकानें या तो मीडिया को नज़र आती हैं या मीडिया में आने वाले कुछ पर्सन को नज़र आती हैं। हमें तो आज तक ना किसी मौलाना की दुकान कहीं नज़र आई, ना किसी मुसलमान को कोई मौलाना की दुकान नज़र आई। पर्सनल लॉ बोर्ड जिस दारुल क़ज़ा की बात कर रहा है, ये दारुल क़ज़ाएँ 1937 से पहले तो मुस्तकिल कोर्ट की शक्ल रखती थी, लेकिन 1937 से जब पर्सनल लॉ बोर्ड का लॉ आया, पर्सनल लॉ वाला, तो उसमें जो है इनकी शक्ल कुछ महदूद हो गई। लेकिन फिर भी जो मुसलमानों के शादी ब्याह, तलाक, विरासत, इस तरह के जो मसले हैं, अपने अंदरूनी मसले, वो दारुल क़ज़ाएँ तय करती रही हैं। इसमें चूँकि पार्टीशन के हालात में मुसलमान डिस्टर्ब हुआ, बहुत पूरा मुल्क ही डिस्टर्ब हुआ, तो मुसलमान भी डिस्टर्ब हुआ, और इस डिस्टर्बेंस में सारी चीज़ें मुतासिर हुई हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गई थी, वो चीज़ें धीरे धीरे चलती रहीं और चलती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। और देखिए, एक गलत फहमी आप अपनी दूर कर लीजिए कि आप लोग जब ये समझते हैं दारुल क़ज़ा का कॉन्सेप्ट आने पर कि साहब ये जो है कोई आईन से ऊपर है या कोर्ट से टकराव है, ऐसा नहीं है, बल्कि भारत का सुप्रीम कोर्ट दारुल क़ज़ाओं का एहसान मानता है कि इसने हमारे काम में हमारा सहयोग किया है। तो ये सहयोगी सिस्टम है, ना कि ठीक है। ठीक है सर, 1 मिनट का टाइम है ना, सम्मान कीजिए, सम्मान कीजिए, 1 मिनट का टाइम। आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया ना जी, 4 जुलाई 2014 सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था बताऊं आपको? कि शरिया अदालतें, ये जो शरई कानून, ये जो शरई अदालतें हैं वो कानून सम्मत नहीं है। पहली चीज, मामला था 2005 का जिसमें दायर की गई थी कि एक ससुर ने बहू का रेप कर दिया। शरई अदालत ने फैसला सुनाया कि आज से ससुर आपका पति है, ये फैसला था। उसके बाद दारुल उलूम के पास ये मामला गया, दारुल उलूम ने डिक्लेयर किया कि हाँ अभी अपने पति के साथ रहने लायक नहीं है, अब अपने ससुर को पति माने। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस फैसले को बरकरार रखा। ये पिटीशन सर सुनिएगा ना, पूरी बात फैक्ट्स के साथ आता हूं, आपकी तरह नहीं। ये मामला कोर्ट में गया, ये PIL दाखिल हुई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 2005 में। सीके प्रसाद और पिनाकी चंद्रा, सुनिए, सीके प्रसाद और पिनाकी चंद्रा घोष की बेंच ने रूलिंग दी। ये रूलिंग है कि शरिया कोर्ट, शरई जो अदालतें हैं वो, उनको कोई कानूनी दर्जा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया 4 जुलाई 2014। अगर आपको आप रिसर्च कर लीजिए, अगर मैंने कुछ भी गलत कहा उसके बाद आप मेरे पास फिर से आप कंटेस्ट कीजिएगा। अब 1 मिनट, अब 1 मिनट या इस पर रिसर्च कर लीजिए, कुछ भी गलत अगर मैंने बोला तो मुझे कंटेस्ट कीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है सर, करेक्ट करिएगा। नंबर 1 प्रेम शुक्ला साहब, नंबर 1 प्रेम शुक्ला साहब, 1 मिनट सर, मैं एक बार सबका रिएक्शन ले लेता हूं। प्रेम शुक्ला साहब, ये कहा जा रहा है कि भाई करोड़ों मामले लंबित हैं न्यायपालिका में, थोड़ा बोझ कम हो जाएगा अगर शरई अदालतों में मुसलमान अपने जो समाज के मुद्दे हैं, उनके जो मामले हैं, अगर वहां शरई अदालतों में सुन लिए जाते हैं तो ये तो मदद है भारतीय न्यायपालिका की, न्याय व्यवस्था की, थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। करोड़ों मामले लंबित पड़े, दिक्कत क्या है इसमें फिर शरई अदालतों से? देखिए, दरअसल इस तरह से अगर हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था, हमारी न्यायपालिका इस तरह के कोर्ट्स को यदि इजाज़त देने लगेगी तो कल कोई कंगारू कोर्ट लगा लेगा कि भाई अदालतों में जो है बहुत ज़्यादा बोझ है, इसलिए हम कंगारू कोर्ट लगा लेते हैं, हम जिसको चाहेंगे उसको दंड दे देंगे, हम जिसको चाहेंगे उसको छोड़ देंगे। तो एक संवैधानिक लोकतंत्र में इस तरह की किसी प्रकार की समानांतर न्याय व्यवस्था की कोई गुंजाइश नहीं होती। और सर्वोच्च न्यायालय इस बारे में स्पष्ट कर चुका है कि कोई भी शरई अदालत जो है उसकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अधिकार नहीं है, ना ये विधिक है ना संवैधानिक है। अब अंदर जमात के अंदर बैठकर आप कुछ फैसला कर रहे हैं और अगर लोगों को स्वीकार्य है तो जमात के लोग तो स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन यदि उसमें किसी एक पक्ष को अस्वीकार्य होता है तो उसके लिए बाध्य नहीं, क्योंकि उसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से, और इसका जो अनुभव है, मुस्लिम महिलाएं इस मामले में अदालतों में गई हैं
कि शरई कोर्ट के कारण उन पर अन्याय हो रहा है, तो मुस्लिम महिलाएं जो उसकी एक पक्ष है, विक्टिम्स हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला साहब इस फैसले के एक इंटरप्रिटेशन ये भी है, मैं कुछ मौलानाओं को सुन रहा था, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि कानूनी मान्यता बेशक नहीं है लेकिन कानून के खिलाफ भी नहीं है। ये भी इसको इस तरह से भी पेश किया जा रहा है कि हो सकता है कानूनी मान्यता ना हो, लीगल सेंटिटी ना हो, लेकिन कानून के खिलाफ भी नहीं है, इसको इस तरह से भी पेश किया जा रहा है। मैं आपके पास आऊंगा सर। फहीम बेग साहब एक चीज बताइए, वैधानिकता नहीं, ठीक है सर, हाँ ठीक है सर, अवैध है, ऐसी खाप पंचायतों के बारे में भी कहा जा रहा था, फिर उन पर तो कानून का डंडा चला, इन पर नहीं चलता ना, फिर वो भी कहा जाता है। फहीम बेग साहब मुझे एक चीज बताइए, जिन शरई अदालतों का जिक्र अब किया जा रहा है कि जो मिसाइल हैं वो वहां पर निपटाए जाएं, ये शरई अदालतें तब कहां चली जाती हैं सर? जब दाल में नमक ज्यादा होता है तो ट्रिपल तलाक हो जाता है, तलाक दे दिया जाता है सर, व्हाट्सएप पर तलाक दे दिया जाता है। कल हम डिबेट कर रहे थे, बिंदी लगा ली थी, पिक्चर में काम कर लिया था, फिल्म में, उसको मदरसे से निकाल दिया गया। महिलाओं के अधिकार के मामले में शरई अदालतें, ये आप कानून अंधा हो जाता है क्या? फहीम बेग साहब। देखिए, मौलाना आबिद ने जो शुरू में तमाम बातें बताई 1935 से लेकर आज तक, तो काफी हद तक उन्होंने आपकी क्लियरिफिकेशन दे दी। और उसके बाद प्रेम शुक्ला जी ने जो बताया, बिल्कुल मैं आज सहमत हूं उनकी बात से। ये न्याय प्रक्रिया जो हमारी है उससे एक अलग न्याय है। जिस तरह मोहल्ले में, गांव में, शहरों में अलग अलग कुछ मुखिया होते हैं, पंचायतें होती हैं, जो लोग आपसी सहमति के साथ किसी का फैसला करते हैं, और दो फैसला जिनके पर होता है, अगर किसी को वो मानना नहीं है तो वो कोर्ट जा सकता है, उसके लिए उसको इजाजत है। शरिया में भी यही है कि अगर आप आपसी सहमति से उस मुद्दे पर सहमत हो जाते हैं तो ठीक है, अदालत का, पुलिस का बोझ कम कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये फैसला मेरी मुताबिक नहीं हुआ है या मुझे इसमें कोई समस्या है, तो आप कोर्ट जाने के लिए आजाद हैं। वहां पर किसी पे फतवा जारी नहीं होता कि इसकी गर्दन काट दी जाए, इसको फांसी लगा दी जाए। वो पर्सनल इश्यूज को डिस्कस किए जाते हैं, क्रिमिनल्स नहीं। और वहां पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती। तो अमन चोपड़ा, ये दुकानें तो वो हैं जो अब चल रही हैं इनके नाम पर। ठीक है, मेरे ख्याल से आज आपने ठीक कहा। फहीम बेग साहब जो कहा आपने ठीक कहा कि ये तो हर चीज है, ये तो हर जगह है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इसको कहा जाता है ना। ये तो अगर कोर्ट की दहलीज से बाहर ही मामला सुलझ जाए तो किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। मगर मेरे ख्याल से सर ये कहा जाता है ना कि अगर सारी चीजों, सारी व्यवस्थाओं को अगर फहीम बेग ऐसे जायज ठहरा दिया गया तो ऐसे तो फिर खाप पंचायतें भी आ जाएंगी, कहेंगे भैया हम भी ऐसे आदेश जारी करेंगे, खाप पंचायतें भी आ जाएंगे। ऐसे तो हर समाज में होने लगेगा, ठीक है ना। और अगर इंसाफ मिलता तो महिलाएं आपके पास आती, महिला उलेमाओं के पास जाती, मौलानों के पास जाती, काजियों के पास जाती, जो नहीं जा रही हैं। जवाब दीजिए फरहा फैज, आप भी एक मुस्लिम महिला हैं। आप एक मिनट फहीम बेग साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट सर, एक मिनट सम्मान कीजिए, एक मिनट सबको होगा, उसके बाद आप बोलिएगा। फरहा फैज, आपने सुना, आबिद साहब को भी सुना, फहीम बेग को भी सुना, आप भी एक मुस्लिम महिला हैं। आपने पिटीशन दायर की कोर्ट में, आपने न्यायपालिका पर भरोसा किया, क्या आपको इन पर भरोसा नहीं था, काजियों पर या शरई अदालतों पर? आप क्यों वहां नहीं गई, क्यों आप कोर्ट में आई? जी, जिसकी लीगल सैंक्टिटी ही नहीं है, जिसकी मान्यता ही नहीं है, वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। वो सिर्फ एक धोखा है और भुलावा है। और रही बात इसकी कि 2014 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि इनको लीगल सैंक्टिटी तो नहीं है लेकिन इन पर पाबंदी भी नहीं है, तो वो तब दिया गया था क्योंकि इन्होंने कोर्ट में झूठ बोला, इन्होंने गलत हलफनामा दाखिल किया था कि ये आर्बिट्रेशन सेंटर चला रहे हैं। इन्होंने कतई वहां एडमिट नहीं किया था कि ये अदालतें चला रही हैं। दूसरी बात, इनकी जो रहबर कांग्रेस सरकार थी, उस कांग्रेस सरकार ने झूठा हलफनामा दिया था इनके समर्थन में कि नहीं ये अदालतें नहीं है बल्कि ये आर्बिट्रेशन सेंटर है। जबकि मेरे पास देखिए पूरा एक प्रूफ है जहां पर ये बाकायदा अदालतें चलाते हैं, ये नोटिस जारी करते हैं, ये पिटीशन एडमिट करते हैं, फिर उसकी मंजूरी दी जाती है, दोनों फरीकों को बुलाया जाता है, दोनों फरीकों को बुला करके समन जारी किए जाते हैं, एविडेंस लिया जाता है, फिर फैसला सुनाया जाता है। जब ये सारा प्रोसीजर कोर्ट की तरह से चला रहे हैं और ये कहते भी हैं कि हम शरई अदालतें चला रहे हैं, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला, क्यों इन्हें जरूरत पड़ी? और आज इनकी देखा देखी ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड में एक मिनट, मैं आपको 30 सेकंड और दे रहा हूं। आप जो पेपर्स दिखा रही हैं, आप मुझे बता रही हैं कि ऐसी समानांतर कानून व्यवस्था चल रही है जी, वहां नोटिस होता है, समन होता है, ये सारी चीजें हैं, ऐसा चल रहा है ऐसी समानांतर कानून व्यवस्था। चलिए ठीक है, डॉक्टर जीना शौकत अली, आप अगर बताएं कि क्यों नहीं मुस्लिम महिलाओं को अपने ही लोगों पर भरोसा है? अपने लोगों पर भरोसा मतलब काजियों पर, मौलानाओं पर,
शरई अदालतों पर क्यों नहीं भरोसा है? क्यों आज अपील करनी पड़ रही है कि भाई आप अदालतों में ना जाएं, आप हमारे पास आए, हम मामला निपटाएंगे? आप मुस्लिम महिलाएं या मुस्लिम समाज के लोग, क्योंकि हर मामले में मैम पिटिशनर मुस्लिम समाज से ही हैं। शबीना बेगम भी उस दिन बैठी थी हलाला मामले में, ट्रिपल तलाक में, हर मामले में पिटिशनर मुस्लिम समाज से ही है। तो भरोसा क्यों नहीं है? डॉक्टर जीना शौकत अली जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो फिलहाल मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जो शरिया कोर्ट प्रैक्टिस करती है, वो इस्लाम से काफ़ी दूर है। जैसा कि ट्रिपल तलाक का मामला था, जो उन्होंने जायज़ बताते हैं, उनके लिए निकाह हलाला के लिए भी डिबेट है, उनके लिए दूसरे बातों के लिए भी डिबेट है। तो जहाँ ये दारुल कज़ा ने मुसलमान औरत को जस्टिस नहीं दी, उनको जस्टिस नहीं मिली, और एक औरत नहीं, काफ़ी औरतें थी, वो सुप्रीम कोर्ट में उनको ज़बरदस्ती जाना पड़ा। वो आज का भी वही बात है, मामला है कि आप इस किस्म के कोर्ट्स बनाएंगे, उसका कोई लीगल सैंक्शन नहीं, लीगल बाइंडिंग नहीं है उसका, तो फिर आपको इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो है वो इस किस्म की कोर्ट्स जो है, इस किस्म की पैरेलल कोर्ट्स जो हम बताते हैं, वो कोई भी मजहब में, कोई भी, फॉर एग्जांपल खप पंचायत हो, देखिए अभी दूसरे पर्सनल लॉ बोर्ड्स की पंचायतें हैं, ठीक है, वो सब एक साथ में। आपने बहुत वैलिड पॉइंट दिया डॉक्टर जीना शौकत अली। मतलब जब लीगल सेंटिटी नहीं है, जब इंसाफ मिल नहीं सकता, तो इंसाफ की गुहार कैसे लगाए? नंबर 1। नंबर 2, जब सोच पर ही शक है, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब ट्रिपल तलाक मामले में ये दलील देता है कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो कम अक्ल हैं, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर ये कहेगा कि मार देने से अच्छा है तलाक दे दीजिए, जब ऐसी दलीलें, मुस्लिम विरोधी दलीलें दी जाएंगी, तो कैसे मुस्लिम महिलाओं को विश्वास होगा कि भाई हमें इंसाफ मिलेगा? लीगल सेंटिटी जब नहीं होगी। गीता भट्ट, सवाल सीधा सा यही है कि संविधान से चलेगा देश या शरिया से? आप लोग तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं, इस तरह की भी चर्चा है, लॉ कमीशन की तरफ से राय मांगी गई थी। यहां तो लग रहा है यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड जो है उस पर यह अटैक हो रहा है कि अदालतों में ही ना जाए, भाई आप हमारे पास आए। अमन जी देखिए, देश की मुस्लिम महिलाओं के साथ ये तो तय है कि दीन की आड़ में बहुत लंबे समय तक उनको समान अधिकारों से वंचित रखा गया है। और जब भी ये डिबेट होती है, मैं मानती हूँ कि सबसे पहले हमें देश की आम मुस्लिम महिलाओं को साधुवाद उनका जरूर करना चाहिए कि अपने समाज से उन्होंने जब अपनी गुहार लगाई तो तिरस्कृत होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी लड़ाई, अपनी मुहिम जाहिर रखी और न्यायालय में जीत हासिल करी। तो ये उनकी आपस में जीत है ना। अब अचानक से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो 1973 में बन गया है, अगर आप इनकी वेबसाइट देखें, इनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में 50 मेंबर हैं, जिसमें से 5 महिलाओं के नाम लिखे हैं और सबकी फोटो लगी हुई है। अमन जी, सिर्फ वो 5 महिलाओं की फोटो नहीं है। अब ऐसा संगठन जो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी क्या सैंटिटी है, इसका क्या वजूद है? आप ये मुझे बताइए कि अचानक से ये इतने सालों तक तो मौन रहे और अचानक से आज इनको ये याद आई कि हमें महिलाओं के लिए शरिया कोर्ट लगाने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि रुखसाना लारी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो सदस्य थी, जब उन्होंने ट्रिपल तलाक के खिलाफ, गीता भट्ट माफ कीजिएगा, समय की पाबंदी है, 1 मिनट का ही समय, उसके बाद डिबेट ओपन होगी, सब इंतजार कर रहे हैं, फिर मैं आपको मौका दूंगा। शहजाद, इस बीच में आपसे चर्चा भी कर ही रहा था, एक और मद्रास हाई कोर्ट 19 दिसंबर, मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर, आबिद साहब आप भी सुनिएगा, मैंने आपको 4 जुलाई 2014 का तो बता दिया सुप्रीम कोर्ट का, ये मद्रास हाई कोर्ट 19 दिसंबर, जिसमें बताया गया कि तमिलनाडु में जो शरिया कोर्ट्स चल रही हैं वो ना सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि इस तरह की जो पैरेलल कोर्ट्स हैं बाय इस्लामिक ग्रुप, इसमें लिखा गया पैरेलल कोर्ट्स बीइंग रन बाय इस्लामिक ग्रुप्स, मैनी ऑफ देम फंडेड बाय सऊदी मनी। मतलब जो समानांतर कानून व्यवस्थाएं चल रही हैं वो, और ये जो शरिया कोर्ट्स चल रही हैं, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। मद्रास हाई कोर्ट 19 दिसंबर। शहजाद, सवाल ये, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मद्रास हाई कोर्ट कह रहा है, तो ये अदालतें चल कैसे रही हैं फिर? देखिए अमन जी, आपने मेरे मुंह की बात ही छीन ली कि मद्रास हाई कोर्ट ने तो इस पर पाबंदी लगाई। दरअसल बात यह है कि अगर आप आर्बिट्रेशन के नज़रिए से देखें, मीडिएशन के नज़रिए से देखें, तो फिर वो तर्क खाप पंचायतों पे भी लागू हो सकता है
और खाप पंचायत अगर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम करे या शरिया कोर्ट करे तो उसको कोई परमिशन नहीं मिल सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और कोर्ट की सिस्टम का ही सिर्फ हवाला है संविधान में। मैं दो चीज़ें पूछना चाहता हूँ। हिपोक्रेसी ये होती है कि जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेता खाप पंचायतों पर तो खुल के बोलते हैं, और वो सही है, सही बोलते हैं, क्योंकि महिला विरोधी वहाँ से कई बयान आते हैं, आपने भी देखा है। पर वो लोग आज शरिया कोर्ट को किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे थे, ये आपने देखा कांग्रेस के प्रमुख नेता के बयान से। दूसरी बात, मैं ये यहाँ पे बैठे हर एक व्यक्ति से, पैनल से पूछना चाहूँगा, जो मैंने 2-3 दिन पहले सवाल पूछा था कि आपके लिए संविधान ऊपर या शरिया ऊपर, ये सबसे आप पैनल से पूछे बारी बारी से। क्यों? क्योंकि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना का विरोध किस चीज़ पे किया जाता है कि ये संवैधानिक नहीं है, संविधान में इसका लिखा जोखा नहीं है, तो उसी तर्क से शरिया कोर्ट का भी नहीं है। तो संविधान बड़ा या शरिया, ये सबसे पूछा जाए। ठीक है आबिद साहब, ये सवाल मेरे ख्याल से मैंने भी आपसे कई बार पूछा है। मैं बार बार पूछता हूं कि कोई पर्सनल लॉ है, अगर आबिद साहब जैसे हिंदुओं का कोई पर्सनल लॉ है, उसमें कुछ दिक्कतें थी, डाउरी और चाइल्ड मैरिज, जो तमाम चीजें, उसको खत्म किया गया क्योंकि वो संविधान सम्मत नहीं था। कोई भी पर्सनल लॉ अगर वो संविधान सम्मत नहीं है, उसको खत्म किया जाएगा। पर्सनल लॉ बड़ा, शरिया बड़ा या संविधान? ये तो सीधी सी इसका जवाब देने में आपको दिक्कत तो नहीं होगी मेरे ख्याल से। देखिए एक मिनट मैम, आबिद साहब, मुद्दों को भटकाने से कोई हासिल नहीं है। जिस चीज पर बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर उस पर आप पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो शायद हम किसी अच्छे नतीजे पर। इसका जवाब मैं देती हूँ। देखिए ना, संविधान या शरिया, देखिए ये सवाल आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। संविधान ये कहने में जो भी हिचकिचाएगा, मैं समझता हूं उसका चेहरा सामने आ जाएगा। संविधान या शरिया, कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं। आप शरिया को पढ़िए तो सही, संविधान, और अगर कहीं कॉन्ट्राडिक्शन होता है तब उसके छोटे बड़े होने की या उसको सिलेक्ट करने की जरूरत पेश आती है। आप पढ़िए शरिया को, शरिया वही कहते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। आबिद साहब, ठीक है मैम, ठीक है, वही कहते हैं शरिया, ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। शरिया बड़ा या संविधान? अमन, ये मेरे ख्याल से पागलपन का सवाल है कि बड़ा और छोटा कौन? ये आपका पागलपन नहीं है, जवाब ना देना। देखिए, सवाल पागलपन है, जवाब ना देना पागलपन नहीं है। मुझे बोलने दीजिए, आपको जवाब देने में दिक्कत है, बोलिए। संविधान, मुझे बोलने दीजिए, से बड़ा कुछ हो सकता है। शरिया की कोई किताब नहीं है, संविधान की किताब है। संविधान, एक मिनट शहजाद, एक मिनट फराजी, एक मिनट आबिद साहब, एक मिनट ऑर्डर जारी करो। एक मिनट फराजी, आप लोग ऑर्डर जारी करते रहो ना, पास कर लो ऑर्डर बैठ के। साहब, मुझे पता है अब आप जवाब नहीं देंगे, अब आप रूट के ऐसे पीछे बैठ जाएंगे। आप आगे आइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए ना। संविधान बड़ा या शरिया? मसला ये है, शरिया बड़ा या संविधान? नहीं है जवाब। चलिए ठीक है, जवाब मिल गया, ये पागलपन है, ये पागलपन है। जो भी आपके पास नहीं है, पागलपन आपके पास नहीं है। अब मुझे जवाब देना सर, इसका जवाब मैं देता हूँ ना। संविधान बड़ा है, मुझे आपसे भी जवाब नहीं, मतलब आपका शरिया बड़ा है संविधान से। अरे मुझे आपसे भी जवाब नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ ये पागलपन का सवाल है, पागलपन का जवाब है। आपको इतनी दिक्कत हो रही है? संविधान की बात करना पागलपन है, संविधान की बात करना पागलपन है, आदमी संविधान की बात करना पागलपन है। जो आदमी धर्म को और संविधान को धर्म को लड़ाने की बात करे वो पागल है, और वो पागलपन की बात करता है। संविधान पहला है, तो मैं आईसीस का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं देश का प्रवक्ता हूँ। संविधान ऊपर, वो मान रहे हैं, वो कहाँ आपसे लड़ रहे हैं? संविधान ऊपर नहीं चाहिए, देश में रहने का कोई मतलब नहीं। लड़िए मत ना, वो मान गए आबिद साहब, उनके लिए शरिया ऊपर है, संविधान की बात करना पागलपन है, संविधान पर सवाल पूछना पागलपन है आबिद साहब के हिसाब से। इसलिए आप शरिया कोर्ट की बात करेंगे। रुकिए आप, मैं कह रहा हूं आप हो गया आबिद साहब, मुझे पूरा मौका दिया, जवाब नहीं है, नहीं है। अमन, इसका शरिया मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। मर्जी है सर, बिल्कुल मर्जी है, मर्जी है, मर्जी है, नहीं, बिल्कुल मतलब आप थोड़ी मर्जी है। आप संविधान पर सवाल पूछने को पागलपन कहेंगे? मैं पूछ रहा हूँ शरिया बढ़िया संविधान? आप मेरे से पूछिए, मेरा धर्म बड़ा है संविधान, मैं कहूंगा डंके की चोट पर संविधान बड़ा है। सुनिए, आप इसीलिए शरिया कोर्ट चीखते हैं, इसीलिए शरिया कोर्ट चीखते हैं। आप लोग सही बात सुनना नहीं चाहते। संविधान पर सवाल पूछना पागलपन है, संविधान पर सवाल पूछना पागलपन है, संविधान पर सवाल पूछना पागलपन है, करने की बात करता है। चलिए ठीक है, छोड़िए, आबिद साहब मर्जी है आपकी, बैठना चाहें बैठे, आपकी मर्जी है। सवाल का जवाब अगर सुनेंगे तो मैं असल सवाल का जवाब आपके पास है। शरिया बोलिए ना, संविधान बड़ा है, क्या दिक्कत है? संविधान छोटा है आपके लिए, संविधान छोटा है आपके लिए, संविधान छोटा है आपके लिए, आपके लिए आपका धर्म बड़ा है, शरिया बड़ा है। मैं यहाँ पर आया हूँ वो शरिया मसले पर सर, इतना शरिया पसंद है ना, तो इस्लामिक स्टेट तालिबान चले जाइए ना, यस कीजिए। वहाँ देखिए क्या हाल है, नहीं करना है, भटकाना है, आपको बेईमानी करनी है। ठीक है, फाइन बेग, आपका ऑडियो नहीं रहा, स्टूडियो का ऑडियो आउट है,
फहीम बेग मैं आपके पास आ रहा हूँ। फहीम बेग रक्त में है मौलाना। फहीम बेग, आबिद साहब चलिए एक बार यहाँ भी दिखा दीजिए। आबिद साहब जवाब नहीं है तो स्टूडियो छोड़कर जा रहे हैं आबिद साहब। आबिद साहब देखिए एक चीज बताता हूँ आपको, देशभक्त मुसलमान के लिए सबसे पहले देश है, कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से। फहीम बेग ना आपको होगा ना मुझे होगा। फहीम बेग जी नहीं, देखिए जिस संविधान की हम बात कर रहे हैं, जिसने मेरे शरिया को, मेरे पर्सनल लॉ को और मेरे जीने के तरीके को, मेरे इंसाफ को और मेरे मुल्क में मुझे अपने धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए जिसने मुझे बाध्य किया है यानी आज़ादी दी है, तो मैं समझता हूँ संविधान और शरिया मेरी दोनों आंखें हैं। जो संविधान मुझे बता रहा है कि मुझे ये आचरण करना चाहिए वो मेरे लिए सर्वोपरि है, और जो शरिया मुझे कह रहा है कि मुझे दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए वो भी मेरे लिए सर्वोपरि है। मगर अमन चोपड़ा जी, ये सवाल आप भाजपा के केंद्र शासित केंद्र के मंत्रियों से पूछे। फहीम बेग साहब एक चीज का जवाब दीजिए फिर, अगर शरिया के कुछ प्रावधान, एक मिनट फहीम बेग सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा आपकी दो आंखें, आपने कहा आपकी दो आंखें, आप जलील नहीं कर सकते। सवाल का जवाब दीजिए। आपने अगर शरिया के कुछ प्रावधान संविधान सम्मत नहीं है तो क्या उनको हटाएंगे? अगर शरिया के कुछ प्रावधान संविधान सम्मत नहीं है, हलाला, ट्रिपल तलाक, तलाके बिद्दत, क्या उनको हटाएंगे? क्या उनको हटाएंगे? एक मिनट अगर की है तो मुसलमानों ने की है, उन्होंने पाकिस्तान को नकार दिया। सर क्या बात है सर, हमने संविधान को कबूल किया, हमने पाकिस्तान सर शरिया कोर्ट की बात करके संविधान को चुनौती दे रहे हैं और संविधान की दुहाई दे रहे हैं आप। शरिया कोर्ट की बात करके हर जिले में शरिया कोर्ट खोली जाए, लोग अदालतों में ना जाए, शरिया कोर्ट में आए, शरिया कोर्ट खोली जाए, शरिया के हिसाब से फैसला हो। आप मेरे जज्बातों को मजबूर कर रहे हैं, तो वही तो शरिया कोर्ट ही चल रही है ना महाराज जी, शरिया कोर्ट ही तो चल रही है, आप ही मुझे दिखा रही है। अपनी मिट्टी को चुना है और आप मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे शक के दायरे में ला रहे हैं। चाइल्ड मैरिज बैन हुआ, अगर कोई गलत चीज है वो नहीं चल सकती। संविधान से कतराता है, उसके लिए बहुत संविधान में दिखा दीजिए मुझे। संविधान मेरा हिंदुस्तान हमेशा है, हमेशा रहेगा। किताब है, ये चंद लोग आए हैं, चले जाएंगे। शरिया का जिक्र संविधान में दिखा दीजिए। जो शरिया यही कहते हैं, मैं अपना सिर इनके चरणों में रख दूंगा। ये संविधान में मुझे शरिया कोर्ट दिखा दीजिए। शरिया कोर्ट मुझे संविधान में दिखा दीजिए। देश में संविधान चलेगा, ना आपका धर्म, ना मेरा धर्म, ना इनका धर्म, ना किसी और का धर्म, संविधान चलेगा। और जिसको आपत्ति है उसके लिए बहुत संविधान चलेगा चलेगा। आप सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में, सवाल सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, आप संविधान के लॉयर हैं, क्या शरिया कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो फिर क्यों शरिया कोर्ट खोलने की बात की जा रही है? मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं यही मैं कह रही हूँ, लेकिन शरिया ये कहते हैं जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उस मुल्क के आप कानूनों को मानेंगे पहले, तो आप शरिया को कैसे कहते हैं? शरिया में निकाह हलाला नहीं है, शरिया में 3 तलाक नहीं है, शरिया में पॉलीगैमी नहीं है, शरिया ये मुझे इजाजत दी जिस शरिया में सबसे पहले उस मुल्क का कानून का पालन करो, उस मुल्क के हाकिम का पालन करो। आप पंचायत ये सब हो तो शरिया इस्लाम के नाम पर ही रहा है ना मंजूरी नहीं फरहाद जी, ये सब हो तो शरिया इस्लाम के नाम पर ही रहा है ना। ये हलाला भी उसी नाम पर हो रहा है, इस्लाम और शरिया के नाम पर, तलाक़े बिद्दत भी उसी नाम पर हो रहा है। मैम ये जो कोर्ट का फैसला है जिसमें ससुर ने अपनी बहू का रेप किया और दारुल उलूम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहे हैं कि ससुर से शादी कर लो, ससुर से शादी कर लो, बात उठा रहे हैं। इसलिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसको मैं जमातुद दावा का दर्जा देती हूँ, ये हाफिज सईद की सोच के पीछे चलता है और इन्होंने बिल्कुल उसी पैटर्न पर यहाँ शरिया अदालतें चला रही है और इनकी देखा देखी ऑल इंडिया मुस्लिम वीमेन पर्सनल लॉ बोर्ड खुली अदालत चलाते हैं, भारतीय मुस्लिम महिला अदालत और भी शरिया अदालत चलाती है, इमारा शरिया सुप्रीम कोर्ट चलाता है, हाई कोर्ट चलाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चलाता है। बिहार और उड़ीसा में इदारा शरिया अपनी अदालतें चलाता है, सदाए हक सुनिए अभी, सदाए हक अपनी शरिया अदालत चलाते हैं। यही बात मैंने सितंबर 2016 में ट्रिपल तलाक का तो ये गैर कानूनी है, बिल्कुल गैर कानूनी है।
हम उसके ये असंवैधानिक है, बिल्कुल तो ये बंद होनी चाहिए अदालतें, बिल्कुल बैन होना चाहिए, बैन होनी चाहिए। और यहाँ तक कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब तक इसको बैन नहीं किया जाएगा, इसकी एक्टिविटीज को बैन नहीं किया जाएगा, और इसके साथ साथ सुन लीजिए ये शरिया अदालत क्यों चलाई जा रही है, इसलिए चलाई जा रही है कि दारुल उलूम में, सुन लीजिए मेरी बात, दारुल उलूम में जो काजी की डिग्री दी जा रही है, अब इतनी बड़ी फौज तैयार कर दी गई, अब उस फौज को कहाँ ये खपाएंगे? ठीक है, उस फौज को खपाने का ये डिबेट इतनी बड़ी एक लाइन की डिबेट। ठीक है फराजी, देखिए फराजी पूरा मौका दिया, अब एक मिनट शांत रहे मैम प्लीज, आई रिक्वेस्ट मैम प्लीज, पूरा मौका दिया, और भी पैनलिस्ट है। शहजाद आप बोलिए 30 सेकंड, उसके बाद डॉक्टर जीनत आपके पास 30 सेकंड्स भी नहीं चाहिए, मैं 10 सेकंड लेता हूँ। ठीक है, 10 सेकंड में सिर्फ इतना कहूंगा, ये डिबेट एक ही बात पे आके रुकती है कि आप संविधान को सबसे बड़ा मानते हैं, अगर मानते हैं तो आप इलीगल खाप पंचायत के साथ नहीं होंगे और इलीगल कोई भी प्लेटफॉर्म के साथ नहीं होंगे। अब हर पार्टिसिपेंट से पूछे, मैं प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, इनको बोलिए वकीलों को भी एक तरीका होता है डिबेट करने का। मैं सिर्फ इतना, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला, अमन भाई सबसे सिर्फ इतना पूछिए, गीता से पूछिए, प्रेम शुक्ला से पूछिए कि उनके लिए संविधान बड़ा है या नहीं है, तो डिबेट खत्म हो जाएगी सर। दो आंखें हैं ना, वो कह रहे हैं दो आंखें नहीं, पर संविधान हमारा दिल है, संविधान हमारी आत्मा है, संविधान हमारा दिमाग है, संविधान के ऊपर कुछ नहीं है, संविधान के ऊपर कुछ नहीं है, दिल है, दिमाग है, आत्मा है, रूह है। डॉक्टर जीनत, एक मिनट आप रुकिए, फाइमबेग आप एक मिनट रुकिए, मंत्री सारे विधायक, फाइमबेग एक मिनट रुकिए, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं फाइमबेग एक मिनट रुकिए, आप थोड़ी शांति रखिए। डॉक्टर जीनत, सवाल तो ये भी है ना कि अपील क्यों करनी पड़ी, क्यों नहीं महिलाएं जा रही हैं शरिया कोर्ट में? बोलिए डॉक्टर जीनत जी। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि इस्लाम में अदल, जस्टिस का बड़ा रूल है, एक रूल है जहां आप जस्टिस दो। जब ये शरिया कोर्ट जस्टिस नहीं दे सकी, जब ही वो महिलाएं जो है वो वहाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना हाथ बढ़ाई, तो ये जस्टिस की बात है, अदल की बात है। वो सुप्रीम कोर्ट, ये साहब ने कहा कि दोनों आंखें हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन एक आंख आप आधी बंद करके चलो, वो कैसे चल सकता है? ठीक है, एक आंख जो आप झुका दो और जहाँ महिलाओं के राइट्स आए वो राइट्स आप ना दो, तो वो कैसे शरिया चल सकता है? ठीक है, या तो आप शरिया को प्योरिटी में देखिए, जवाब दीजिएगा। आप शरिया में हाथ पाँव काटने की इजाजत नहीं देते, की जवाब हाथ काटने की इजाजत नहीं देते। ठीक है डॉक्टर जीनत, एक मिनट आपने पॉइंट रखा, फाइमबेग आप जवाब दीजिए, कोई बीच में नहीं टोकेगा। जो है फाइमबेग आप जवाब दीजिए, कोई बीच में नहीं टोकेगा कि जब इंसाफ ही नहीं मिल रहा तो इंसाफ की गुहार क्यों लगाई जाए? फाइमबेग जो इंसाफ, सर मैं बार इस बात को जी डॉक्टर जीनत एक कह रहा हूँ कि शरिया अदालत या दारुल कज़ा, जी मैडम सुन लीजिए, दारुल कज़ा शरिया अदालत जिस तरह से भी स्थापित हैं, और ये बहुत पुराना सिलसिला है, मगर ये कभी किसी को बाउंड नहीं करते हैं कि नहीं आपको ये मानना पड़ेगा, नहीं तो आपको फांसी दे दी जाएगी, आपको जेल भेजा जाएगा या आपसे इतना जुर्माना लिया जाएगा। ये एक एडवाइजरी होती है जो मान लेता है ठीक है, एडवाइजरी महिलाओं पर भारी पड़ रही है, बोझ कम करने को अगर आप देखते हैं, कोर्ट मत को एडवाइजरी बोल रहे हैं, नहीं गलत, एडवाइजरी बोल रहे हो। एक मिनट ठीक है, फाइमबेग आप सुनेंगे, आप अगर 2 सेकंड रुके तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप 2 सेकंड अगर रुकेंगे तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा। फाइमबेग, मैं इसलिए पूरी रिसर्च के साथ आया सर 2005 में सर जो पीआईएल दाखिल की गई थी। फाइमबेग आप सुनिए ना, आप फाइमबेग अब आप सुनिए, एक ससुर ने अपनी बहू का रेप कर दिया, एक ससुर ने अपनी बहू का रेप कर दिया, और आपकी शरिया कोर्ट दारुल उलूम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि ससुर तेरा पति हो गया। तो क्या हम सबको बाबा राम फाइमबेग सुनिए ना, फाइमबेग सुनिए ना, फाइमबेग सुनिए ना, हमारे फाइमबेग नहीं सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे फाइमबेग, फाइमबेग नहीं सुनेंगे, चोर हो जाएंगे। फाइमबेग सुनिए ना, पुलिस वाला अगर रिश्वत देता है तो सारे पुलिस वाले चोर। जब हलाला हो रहा है, ट्रिपल तलाक हो रहा है, तलाक बिद्दत हो रहा है, दाल में नमक ज्यादा तो तलाक, व्हाट्सएप पर तलाक, टेलीग्राम से तलाक, ससुर ने बहू का रेप किया तो वो तेरा पति हो गया। जब इस तरह के फैसले शरई कोर्ट से आएंगे, आपकी अदालतों से आएंगे, तो कोई क्यों विश्वास करेगा? और जो लोग लालची हैं, चाहे वो कोई से भी धर्म में हो, उनका लालच हमेशा जिंदा रहता है। सर खत्म किया, खाप पंचायत था ना, खाप पंचायतों को पर कानून का डंडा चला, और उसमें कांग्रेस शरई कोर्ट पर चला क्या? ये बयान देते नहीं चला, चल रहा है सर, कहाँ धार्मिक सर चल रहा है सर, खाप पंचायतों पर कानून का डंडा चला है, शरई कोर्ट पर चला क्या? जबकि शरिया का संविधान धार्मिक आजादी देता है आपको,
उसका फायदा मत उठाइए, संविधान को चुनौती मत दीजिए सर। वो मानना पड़ेगा। ठीक है मैम, ठीक है सर, हुक्का पानी बंद होता है, क्यों निकाला जाता है? फाइन बेग, चलिए ठीक है फाइन बेग, ये सारी चीजें आप मुझे समझा रहे हैं ना, ये सारी चीजें मुझे समझा रहे हैं फाइन बेग। एक मिनट, आपका ऑडियो बंद है फाइन बेग। ये सारी चीजें अपने समाज की महिलाओं को समझा दीजिए कि वो आप पर एतबार कर ले। वो कोर्ट में जा रही है, अमन चोपड़ा नहीं जा रहा सर, आपके समाज की महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं कोर्ट जा रही हैं। ये सारी चीजें, ये विश्वास क्यों नहीं पैदा कर पा रही है शरीय कोर्ट? वो इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि आपके दर से इंसाफ नहीं मिल रहा है। नहीं, क्योंकि औरतें पढ़ लिख गई हैं। हाँ, वो पढ़ लिख गई हैं, इसलिए दुकानदारी खतरे में है, दुकान पर ताला लग जाएगा, इसलिए शरई कोर्ट याद आ गया। गीता भट्ट, पता चल गया है कि दारुल क़ज़ा में शरिया के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। गीता भट्ट, वैलिड जस्टिस चाहिए तो गीता भट्ट, देखिए गीता भट्ट, देखिए फहीम बेग जी, अगर आप लोगों ने अपनी महिलाओं की आवाज अगर सुनी होती, जब उन्होंने आपको गुहार लगाई, आपने बात सुनी होती, तो उन्हें जरूरत नहीं पड़ती बाहर निकलकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की। और दूसरी बात ये कि बाकी सभी जितने नागरिक अधिकार हैं उनमें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लेकिन जहां विवाह संबंधी जहां भी कानून आते हैं वहां आप धर्म का नाम लेके अपनी महिलाओं को क्यों वंचित रखना चाहते हैं? क्यों उनको अधिकार नहीं देना चाहते हैं? संविधान में देखिए, बार-बार ये बात उठाते हैं कि मुस्लिम समाज जो है वो पिछड़ा हुआ है। जब तक आप अपनी आर्टिकल 14, 15, 21 पढ़ लीजिए ना, शक्ति नहीं देंगे। फहीम बेग, आप भी आर्टिकल 14, 15, 21 पढ़ लीजिए, आर्टिकल 20 से लेकर आप भी 14, 15, 21 पढ़ लीजिए। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, बराबरी का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार, मौलिक अधिकार, आप भी पढ़ लीजिए। फिर संविधान नहीं प्रेम शुक्ला की इजाजत दे रखी है। ठीक है सर। अमन चोपड़ा, आप संविधान को बदल नहीं सकते। और अगर मैं संविधान को नहीं बदल रहा, आपके शरई कोर्ट संविधान पर कुठाराघात कर रहे हैं। आपके शरई कोर्ट जो है वो संविधान को चुनौती दे रहे हैं, अमन चोपड़ा नहीं दे रहा सर। नाम तेज तेज बोलने से आप सही नहीं हो जाएंगे। फहीम बेग, प्रेम शुक्ला, एक मिनट सर, फहीम एक मिनट, प्रेम शुक्ला, सवाल ये है कि आप लोग तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रहे हैं, लॉ कमीशन उस पर रायशुमारी कर रहा है, ये लोग यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड उस पर कुठाराघात कर रहे हैं कि भाई अदालतों में ही ना जाए मुसलमान, हमारे पास आए, हम सुलटाएंगे सारे मसले। देखिए, कुछ लोग मुल्लावाद की फिराक में इस देश में संविधान का अपनी सुविधा के अनुकूल उपयोग करना चाहते हैं। संविधान जो है जब इनके शरीयत के अनुकूल होगा तो संविधान को मानेंगे, जब इनके शरीयत और विशेष करके इनकी मुल्लावाद की दुकानों के प्रतिकूल कोई बात आएगी तो हम संविधान को नहीं शरीयत को मानेंगे। ये जो इनका सोच, इनकी जो सोच है, जिस सोच के कारण एक मौलाना साहब अभी आपके जो है बहस से उठकर भाग खड़े हुए, और दूसरे जो है वो नहीं, बिल्कुल हम संविधान में संशोधन करने का संविधान होता है, कोई बदल नहीं रहा, कोई लाभ नहीं होगा। आप संविधान को मान ही नहीं रहे हैं, शरीयत को मान रहे हैं, संविधान क्यों आप बेसब्र हो रहे हैं? सुन लीजिए ना मेरा उत्तर, अगर आप मेरा उत्तर सुनते ही आप बेसब्र में, हम तो पूछ रहे हैं ना, हम कहते हैं संविधान बड़ा है, पहले ही साल चोपड़ा जी, हम लोग तो संविधान को सरकार जा रही है, इतना बड़ा मानते हैं कि राम जन्मभूमि जो प्रभु रामचंद्र जी हम लोगों के लिए सबसे बड़े आस्था के केंद्र है। शुक्ला जी, आप मंदिर के निर्माण के लिए भी हम कहते हैं कि हम संविधान के दायरे में करेंगे, और ये एक हलाला के लिए संविधान के खिलाफ आ जाएंगे। हम सबसे बड़े प्रतीक हमारे रामचंद्र जी के मंदिर में भी कहते हैं कि हम संविधान के दायरे में कहेंगे। एक हलाला के लिए एक मुल्ला हलाला कर ले, इसके लिए संविधान को तोड़कर भाग जाएंगे, तो ये संविधान का दुरुपयोग करने की आपको कोई आजादी नहीं है, और ये आजादी आप नहीं पा सकते। एक-एक करके बोले, आप सऊदी अरबिया से एक-एक करके बोले, आप समझ में आएगा। संविधान का सम्मान तो आप कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, आप लोग एक दूसरे का सम्मान कर लीजिए, संविधान का सम्मान तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे का सम्मान कर लीजिए, बहुत है। एक-एक करके बोले, शांत हो जाओ, एक-एक करके बोले, ठीक है सर, आवाज बंद हो जाए, जरा कम हो जाए। एक मिनट सर, एक मिनट, प्रेम शुक्ला हो गया सर, प्रेम शुक्ला हो गया सर, पूरा मौका दिया। एक मिनट, फहीम बेग, अपराधियों का स्वागत करते हैं, 10 सेकंड वाला एक छोटा और एक सवाल है। एक बलात्कारी है, मेरा
मेरा 10 सेकंड का ही सवाल है, मैं ज्यादा लंबा वैसे नहीं बोलता हूँ। साथ दे रहे हैं। शहजाद देखिए, जब इनके थोड़ा सा आवाज कम करा दीजिए, वरना बोलने नहीं देंगे। मैं 15 सेकंड ज्यादा नहीं बोलता। सबको एक एक करके मौका मिलेगा, बात रखी जा सकेगी। एक एक करके बोले, समझ में आएगा। सर फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज। मैंने जो सवाल पूछा, शहजाद एक मिनट मेरा सवाल सुनिए ना। ये दुकानदारी खतरे में है ना, क्या यही तो कहा जाएगा ना? ट्रिपल तलाक खत्म, सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, हलाला पर कोर्ट में सुनवाई, पॉलीगैमी पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ये सारी चीजें, कुरीतियां खत्म हो रही है। लग रहा है हमको पूछेगा कौन? अब भाई कोई नहीं पूछेगा, इसलिए शरिया कोर्ट जो है वो होना चाहिए, इसलिए उनकी दुकान बची रहेगी। इसमें आप दो और एंगल को नहीं देख रहे। प्लीज फहीम बेग से प्लीज दरख्वास्त कीजिए, मैं तो किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। रुकिए, आप इसमें दो एंगल नोट कीजिए। खाप पंचायत के खिलाफ बोलने वाले तथाकथित बुद्धिजीवी वाले जो वर्ग है, लिबरल वर्ग, वो इसके विरुद्ध नहीं बोलता। उल्टा वो क्या बोलता है, 4 सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आ गए, सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा, आप अपना करिए, और उसके बाद एक बढ़ावा दिया जाता है, शरिया कोर्ट कर लीजिए। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये जो संविधान वर्सेस शरिया में तो कुछ लोग छोड़ के भाग गए डिबेट, और कुछ लोग चीख चिल्ला रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, चलिए शरिया आर्बिट्रेशन बोर्ड आप बोल रहे हैं ना कि आर्बिट्रेशन बोर्ड है, उस आर्बिट्रेशन बोर्ड में आप एक ये पास कर दीजिए कि सिर्फ महिलाएं बैठेंगी, ताकि महिलाओं के खिलाफ या महिलाओं के विरुद्ध कोई फैसला ना हो। आप ये फहीम बेग से या मैडम से, मैडम तो बोल ही देंगी, पर फहीम बेग से बुलवा लीजिए कि महिलाएं उसमें बैठेंगी, उनको अधिकार दिया जाएगा कि वो निर्णय करे आर्बिट्रेशन वाला कि क्या कौन सही है कौन गलत। ठीक है, ये तो रीजनेबल है। ठीक है ना, एक एक करके बात करेंगे ना ऐसे। फहीम बेग जवाब दीजिए, कोई बीच में नहीं टोकेगा आपको। शहजाद ने आपसे कुछ पूछा, जवाब दीजिए, कोई बीच में नहीं टोकेगा। फहीम बेग देखिए, सबसे पहले तो बात यह कि आबिसा भागे नहीं है, आपने उनको सुना नहीं है, इस बात में अंतर है। सर जवाब नहीं था इसलिए सुना नहीं जो बात कहना जवाब नहीं था इसलिए भाग, आप बार-बार उन पे इल्जाम जवाब नहीं था इसलिए भाग। सर आप भी तो बैठे हैं ना, आपसे ही सीख लेते वो। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, सर आप भी बैठे हैं ना, आपने आप भी बैठे हैं ना सर। और पहली बात ये है, आप बैठे ना फहीम बेग, आप तो नहीं गए क्योंकि आपके पास जवाब था। पहली बात ये है, आपसे ही सीख लेते हो थोड़ा। अरे बड़ी मेहरबानी, आपने सब मुझे बैठा लिया। सर बड़ी मेहरबानी। जवाब नहीं दे रहे, देखिए जवाब दीजिए। खैर चलिए छोड़िए, जवाब दीजिए। देखो हंस के जवाब देखिए, न्याय संगत जो देश का संविधान है। अरे सर सुन लीजिए शहजाद जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा को, समझ सकता हूँ। छोटी छोटी बोलने दीजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ, जो इंसाफ है मिलेगा, मिलता है, और महिलाओं को जितना अधिकार इस्लाम आर्बिट्रेशन बोर्ड में शुक्ला जी, आप तो बस रहने दीजिए, आप तो अपराधियों का सम्मान कीजिए। अरे सर आप तो अपराधियों का सम्मान कीजिए, माला पहनाइए। अरे आप तो लोगों को कत्ल करने वाले, करने वालों को माला पहनाइए। उनको मुद्दा भटकाने, संविधान की दुहाई दे रहे हैं, संविधान का कदर किया, उनको मौका दे रहे हैं मुद्दे से भटकने, कानून का उनको मौका दे रहे हैं आप जवाब ना देने का। उनके पास जवाब नहीं है, इसलिए वो आ जाएंगे अब दूसरे मुद्दे पर। जी आप तो संविधान के कातिल हैं। हाँ मुझे पता है, इस पे आ जाएंगे आप। नहीं है ना जवाब, नहीं है ना फहीम बेग, जवाब नहीं है ना। आपके बंदी स्वागत कर रहे हैं। फहीम बेग, अरे जवाब दो। प्रेम शुक्ला, अगर आप यजीद की औलाद औलाद नहीं है तो जवाब दो। आप संविधान विरोधी हैं, आप कानून विरोधी हैं, आपने मजाक बहुत संविधान के हिसाब से चल रही है। ये आपका तलाक बिद्दत संविधान सम्मत है, हलाला संविधान सम्मत है। आपको शर्म आनी चाहिए। मेरा सवाल था, आर्बिट्रेशन बोर्ड है, उसमें महिलाओं को अपराधियों का स्वागत करते हैं। आपका मुंह काला हो गया यार, मुंह काला है भैया, आपका मुंह काला है एकदम से। आपके मुंह पे काली कुछ गई है, बेशर्मी की। आप संविधान के बेशर्मी की काली कुछ हुई है। आप हलाला के दलाल दिख रहे हो आज, हलाला के दलाल, लश्कर तोयबा के समर्थक, अल-कायदा के दलाल, ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। आपके विधायक, अरे बेशर्मी की काली आपके चेहरे पर पुती हुई है। सड़कों पर आपके पास जवाब दे दो यार। आपके पास कहने को जवाब नहीं है, आपके पास कहने को कुछ है नहीं। आप डिबेट को कहीं और लेके जाना चाह रहे हो। प्रेम शुक्ला माफ कीजिएगा, आप उनको मौका दे रहे हैं डेविएट करने का टॉपिक। आप उनको मौका दे रहे हैं कि वो जवाब से भाग सके। अगर आप चुप रहेंगे तो वो जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला उनके पास जवाब नहीं है। विरोधी है प्रेम शुक्ला, आपके पास जवाब नहीं है आपके पास। फहीम बेग, सवाल ये कि जो आर्बिट्रेशन बोर्ड है, इसमें महिलाओं को जगह मिलेगी या है कोई जगह? पूरा जवाब है। दीजिए जवाब। इसका जो दीजिए जवाब दिया जाएगा है? महिला, बच्चा, बूढ़ा, जवान सब एक बराबर है। वो बैठ के फैसला करे, जो इंसाफ चाहिए वो मिलता है। तो आपके आर्बिट्रेशन बोर्ड में, शरिया कोर्ट में महिलाएं होंगी? वो क्या महिला जज होंगी? महिला फैसला करेंगी? नहीं करेंगी? ये बना रहे हैं महिला आंदोलन जो
हर साल 30 महिला काजी तैयार कर रहे हैं। से पूछे भारतीय मुस्लिम महिलाओं महिला काजी होता है, ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। कहाँ से आएंगी महिलाएं जब ऑप्शन ही नहीं है? तो आप क्यों अपॉइंट करेंगे? मैं पिछले 2 साल से यही लड़ाई लड़ रही हूँ। दारुल उलूम को मैंने बाकायदा 30,000 कोर्ट में 2016 से मेरा पेंडिंग चल रहा है सूट, और दारुल उलूम की सर्च के लिए मैंने ऑर्डर कराए हुए हैं। क्यों दारुल उलूम इधर उधर भाग रहा है? क्यों सर्च नहीं करा रहे? मेरे एक्यूज्ड को क्यों नहीं पेश कर रहा है? पिछले 2 साल से यही मेरी लड़ाई चल रही है। और यूपी में, सेंटर में, दोनों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है। क्यों बीजेपी मेरा साथ नहीं दे रही है? क्यों ये लड़ाई मुझे अकेली लड़नी पड़ रही है? ये बीजेपी नागनाथ है तो कांग्रेस सापनाथ है ना। 1 साल हो गए तलाक के केस को डिसाइड हुए। बता दीजिए बीजेपी ने कितनी तलाक पीड़िताओं को जो है सहारा दिया है? हम कहते कहते थक गए। रानी लक्ष्मीबाई योजना आई, योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? रीता बहुगुना जोशी ये कहकर के बैठी है आप हमें सपोर्ट कीजिए। उन्हें क्या सपोर्ट चाहिए? कहाँ से लाए हम उनके लिए कमीशन? कहाँ से लाए कमीशन? हम ये कह रही हूँ कि दारुल उलूम का सर्च किया जाए। मैं कह रही हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ आप लोग बैन किया जाए। एक मिनट फराफैज हो गया। प्रेम शुक्ला सवाल ये कि क्रेडिट लेने, एक मिनट सर, एक मिनट मैम, सवाल ये प्रेम शुक्ला की क्रेडिट लेने तो आप लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं मुस्लिम महिलाओं की आजादी की बात करने के लिए। फराफैज कह रही हैं कि वो अकेली लड़ाई लड़ रही हैं। काम हम ही कर रहे हैं तो क्रेडिट कौन लेगा? क्या काम कर रहे हैं? सारी याचिकाएं तो मुस्लिम महिलाएं दायर कर रही हैं। तलाक पर सरकार का स्टैंड था कि नहीं था? सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट लेकर गई कि नहीं गई? सरकार ने जो है ट्रिपल तलाक के बिद्दत के खिलाफ किसने लाया विधेयक? सरकार ने ही लाया ना। झूठे लोग हो तुम, झूठे लोग हो तुम। मैम एक मिनट बोलने दीजिए, उनको जवाब देने दीजिए ना, जवाब देने दीजिए। थोड़ा आप ज्यादा उत्तेजित हैं बहन जी, आप ज्यादा उत्तेजित हैं। लोकसभा नहीं बैन किया, तलाक के बिद्दत के मामले में सरकार का स्टैंड किसने रखा? भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार आई। हाँ, लोकसभा में किसने लाया? सरकार ने लाया। के लिए भी कानून चाहिए। राज्यसभा में किसने लाया? प्रॉपर्टी राइट चाहिए, सरकार ने लाया। के लिए कानून है। मुसलमानों विधेयक किसने बनाया? सरकार ने बनाया। तो आबिद और फहीम जैसे मौलाना चीखने लगते हैं, उनकी दुकानदारी खतरे में पड़ जाती है, तब शरई कोर्ट की बात करनी शुरू हो जाती है। मैम जब इस तरह की चीजें की जाती है, कानून की तरफ कदम आगे बढ़ाए जाते हैं, तो ऐसे मौलानाओं की दुकान खतरे में पड़ जाती है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल क्यों? शहजाद में 30 सेकंड आपको मुझे वाइंड अप करना। ठीक है मैम, ठीक है हो गया, जल्दी से 30 सेकंड शहजाद मुझे वाइंड अप करना। देखिए आज प्रधानमंत्री सवाल जायज है, सवाल जायज है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं? मैं तो कम वक्त लेके जवाब देता हूँ। विरोधी देखिए अब ये गुस्सा शुरू हो गया है, ये लोग जवाब नहीं देंगे पर दूसरों के बीच में बोलेंगे। ठीक है, आज प्रधानमंत्री ने बड़ी पर्सनली रिस्क उठा के उन्होंने ये कोशिश की तो ये 3 तलाक वाला मामला इधर तक पहुंचा। मैं आपसे प्रधानमंत्री को, अरे प्लीज मैम ये सही बात नहीं है, मैं आपकी हर बात सुन रहा हूँ। प्रधानमंत्री को आप अमन जी एक काम कीजिए, आप प्रधानमंत्री को जितनी चाबुक मारने मारी, पर राज्यसभा में जिसने इसको रोका है, जिसने शाहबानू कांड किया, उसके खिलाफ इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। जो मौलाना संविधान को ऊपर नहीं डाल सकते उनके लिए एक शब्द नहीं निकलता। प्रधानमंत्री को चाबुक मारना, इनको मारने के लिए चाबुक दे दीजिए इनको चाबुक, मारे प्रधानमंत्री को जो इनके लिए लड़ रहा है, मारे आप प्रधानमंत्री को चाबुक, आपको अधिकार है ये इसका। मैं चापलूसी नहीं, देश की चापलूसी करना गलत है, संविधान की चापलूसी गलत है, शरिया की चापलूसी करूं मैं नहीं? आप करिए, आप कम से कम संविधान। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज की ताल ठोके में बहस में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया ताल ठोके देखने।